अगर हम कल के सेशन की बात करें तो कल मैंने आप लोगों को इंडिकेटर सीरीज में आरएसआई पढ़ाया था, राइट? ठीक है। अब मेजरली हम इन्हीं दो तरीके के इंडिकेटर पे काम करेंगे। देखा जाए तो इंडिकेटर में यार नंबर तो बहुत सारे हैं, बट सबका पर्पस अलग अलग होता है। बट जिस तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल मैं ऑप्ट करता हूँ उसमें इन दो ही इंडिकेटरों का काम है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ आपको सिखा दी है ऑलरेडी। और आज का जो सेशन है वो रहेगा बेसिकली टाइम फ्रेम सिलेक्शन के ऊपर, है ना? सभी लोग आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं। देखो, डे वन से बीइंग अ ट्रेडर हमारे दिमाग में हमेशा एक सवाल उठता चला आ रहा है कि सर एक परफेक्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, हम किस टाइम फ्रेम पे ध्यान लगाएं। देखो, टाइम फ्रेम सिलेक्शन तो बेसिकली डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं आपको स्कैल्पिंग करनी है। अब स्कैल्पिंग होती है बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। ठीक है, तो अगर जिस बंदे को स्कैल्पिंग करनी है तो क्या उसे वीकली या डेली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पे ध्यान देना चाहिए? क्या बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। या फिर अगर मैं बोल रहा हूं मुझे करनी है स्विंग ट्रेडिंग, तो क्या मुझे 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जैसे टाइम छोटे टाइम फ्रेम पे ध्यान देना चाहिए? क्या नहीं देना चाहिए। बट कोई तो एक पैटर्न होगा जिससे हम एक परफेक्ट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना सीख पाए। उसके लिए मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिसको हम ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट भी बोलते हैं, या TWR का कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। या तो ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट बोल लो या TWR का कॉन्सेप्ट बोल लो। ठीक है, TWR, इसमें T का मतलब होता है टाइड, W का मतलब है वेव, और R का मतलब है रिपल। गाइस, ये तीनों शब्द पानी की लहरों को डिफाइन करते हैं। टाइड यानी पानी की सबसे ऊंची लहर, वेव यानी उससे छोटी लहर, और रिपल यानी सबसे छोटी लहर। आप में से ना जाने कितने लोग समुद्र के किनारे तो गए होंगे, है ना? या फिर आपने मूवीज में तो देखा ही होगा समुद्र का किनारा। वहां पे क्या होता है बेसिकली, समुद्र का फॉर एन एग्जांपल ये समुद्र का किनारा है। ठीक है, अब यहां से बड़ी बड़ी टाइड आती है, किनारे से टकराती है। अब ध्यान देना, टाइड की डायरेक्शन क्या है? समुद्र से वो किनारे की तरफ आ रही है। ठीक है, आती है, टकराती है। क्या किनारे से टकराने के बाद टाइड खत्म हो जाती है? क्या नहीं, टाइड वेव में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। वापस समझो, ये किनारा है, यहां से आई एक टाइड, टाइड आके किनारे से टकराई, टकराने के बाद वो बन गई वेव में, और वेव की डायरेक्शन जाती है उल्टी। वेव जो रहती है वो किनारे से समुद्र की तरफ जा रही होती है, बट वो जो वेव है वो थोड़ा सा आगे जा पाती है, इससे पहले वहां से एक और टाइड आ जाती है, और टाइड इतनी पावरफुल होती है कि वेव को अपने अंदर मर्ज कर लेती है और फिर वही करती है जो उसको करना है, यानी वेव के अकॉर्डिंग ही वो मूव करती है। तो ये एक एंडलेस प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से टाइड आई, टाइड आके किनारे से टकराई, वेव बनी, वेव समुद्र की तरफ जा रही होती है, उससे पहले एक और टाइड आती है, वो उसको अपने अंदर मर्ज कर लेती है, फिर वो किनारे से टकराती है, फिर एक वेव बनती है। यहां पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि टाइड की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है? अपोजिट रहती है। सेम ऐसे ही आप अगर यही कॉन्सेप्ट अगर हम टेक्निकल एनालिसिस में लगाएं तो समझो, टाइड, वेव, रिपल, बेसिकली ये तीन टाइम फ्रेम्स है ना? तीन क्या है? ये तीन टाइम फ्रेम है। हमेशा याद रखो, आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल को ऑप्ट कर लो, आप कभी भी सिंगल टाइम फ्रेम पे कमांड करके पैसे नहीं बना पाओगे। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कमांड करनी पड़ेगी। और कितने मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कमांड करनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तीन। अब यहां पे फॉर एन एग्जांपल समझो, टाइड, ये सभी को पता है ये कौन सा ट्रेंड है? दिस इज एन अप ट्रेंड, है ना? प्राइस कहां जा रही है? ओवरऑल ऊपर जा रही है। अब ये जो अप ट्रेंड है ना, इसमें ये वाली जो करेक्शन वाला जो मूव है, ये है वेव। बेसिकली हम टाइड जो हमारा टाइम फ्रेम होता है उसका देखते हैं ट्रेंड, और हम सेटअप जो अप्लाई करते हैं वो करते हैं वेव पे, और एंट्री करने के लिए हम रिपल पे जाते हैं। इसको लेके और क्लैरिटी मिलेगी, पहले ये समझो टाइड का डायरेक्शन क्या है? अप ट्रेंड। अच्छा, अगर मैं इसमें से ये वाला जो मूव है इसको अगर मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो क्या वो ऐसा दिखाई देगा? बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा, राइट, है ना? और अगर मैं ये वाला जो मूव है इधर, अरे यस, ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो क्या वो ऐसा ही दिखाई देगा? जी हां, वो ऐसा ही दिखाई देगा। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि हमें हमेशा तीन टाइम फ्रेम पे ध्यान लगाने होते हैं, टाइड, वेव और रिपल। टाइड
वो टाइम फ्रेम होता है जिसका हम ट्रेंड फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली होगा वही जो बाप चाह रहा है। मैंने जैसे आपको सिखाया ना, बेटा हमेशा किसकी बात मानता है? बाप की। हर छोटा टाइम फ्रेम अल्टीमेटली चलता किसके अकॉर्डिंग है? बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहां पे भी वही है, आप देखेंगे टाइड का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, बट वेव हमेशा अपोजिट रहता है। जैसे टाइड और वेव हमेशा अपोजिट रहते हैं, वैसे दो टाइम फ्रेम आप जो चुनोगे वो उनमें से वेव हमेशा टाइड के अपोजिट मिलेगा। बट अल्टीमेटली आपको रिपल पे ध्यान देना है। रिपल क्या करता है? बेसिकली रिपल आपका एंट्री पॉइंट देता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अल्टीमेटली 3 टाइम फ्रेम का सिलेक्शन किया करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लेते हैं मुझे स्कैल्पिंग करनी है ना, और मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो 5 मिनट की स्ट्रैटेजी है। तो 5 मिनट की स्ट्रैटेजी पे जब मैं स्कैल्प करने बैठूंगा तो मैं 15 मिनट के ट्रेंड को फॉलो करूंगा और एंट्री 1 मिनट पे करूंगा। समझ में आया 3 टाइम फ्रेम का लॉजिक? वेव, ये जो वेव टाइम फ्रेम होता है ना, ये वो टाइम फ्रेम होता है जिस पे आप स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो, और जिसका ट्रेंड फॉलो करते हो वो क्या हो जाता है? टाइड। और जिस पे आप एंट्री प्लान करते हो वो क्या हो जाता है? रिपल। इस तरीके से 3 टाइम फ्रेम का सिलेक्शन किया जाता है। अब मान लेते हैं मैंने आपको कोई, फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाई बॉटम फिशिंग, है ना। अब बॉटम फिशिंग डेली टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो एंट्री करने के लिए 1 घंटे पे जाऊंगा, एक टाइम फ्रेम नीचे उतरूंगा, और ट्रेंड फॉलो करने के लिए मैं एक टाइम फ्रेम ऊपर चढ़ूंगा। जैसे डेली के ऊपर क्या आता है? वीकली। तो मेरे 3 टाइम फ्रेम सेट हो गए। ट्रेंड वीकली का फॉलो करना है, स्ट्रैटेजी डेली पे अप्लाई करनी है, और एंट्री आर्ली पे करनी है। आया समझ में? इस तरीके से आप 3 टाइम फ्रेम का सिलेक्शन करते हैं, टाइड, वेव और रिपल के लॉजिक के थ्रू, ठीक है। और आज का जो सेशन है वो है हमारा पूरा प्योरली रिपल पे बेस्ड। मैं आपको आगे चल के कोई भी स्ट्रैटेजी सिखा दूं, है ना, मैं एंट्री लेना आज ही सिखा रहा हूं। भाई दुनिया में जो स्ट्रैटेजीज होती है ना गाइस, वो 2 तरीके की कैटेगरी में डिवाइड की गई है। एक होती है पुल बैक स्ट्रैटेजी और एक होती है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इसके अलावा कैटेगरी है ही नहीं। या तो आप पुल बैक स्ट्रैटेजी सीखते हो या तो आप ब्रेकआउट पकड़ते हो, सिंपल सी बात है। या तो रिवर्सल या तो ब्रेकआउट, इसके अलावा और कोई कैटेगराइजेशन ही नहीं है। तो पुल बैक पकड़ने का जो तरीका वो तो सेम है, और ब्रेकआउट पकड़ने का तरीका वो भी सेम है। इनमें कोई चेंज नहीं करना है। स्ट्रैटेजी बदल सकती है बट एंट्री का तरीका मोस्ट ओवर हर ट्रेडर का सेम ही होता है ना। तो आज हम रिपल पे बात करने वाले हैं मेजरली, और मजा आएगा क्योंकि आज मैं आपको क्राउड साइकोलॉजी भी बताऊंगा कि ओवरऑल क्राउड साइकोलॉजी कैसे काम करती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं रिपल पे। रिपल मतलब वो टाइम फ्रेम जिस पे एंट्री करनी है। अब मैं कोई भी स्ट्रैटेजी सिखाऊं, एंट्री आज बता रहा हूं कि मैं आपको बता दूंगा बाद में कि यार ये पुलबैक स्ट्रैटेजी है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए हाँ पुलबैक कैसे पकड़ते हैं, सर ने पहले बताया। या मैंने आपको बोला यार ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ सर ने बता रखा है पहले ही रिपल में जाके, यानी सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ऐसी कौन सी चीजें देखनी पड़ती है जिससे हम ब्रेकआउट पकड़ सकते हैं। आज हम वो चीज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे रिपल बेसिकली 2 तरीके से, फॉर एन एग्जांपल ये एक अप ट्रेंड है चार्ट। अब इस अप ट्रेंड में अगर बीइंग अ ट्रेडर मैं एंट्री करूंगा तो पता है कहां कहां एंट्री करने के लिए मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। सिंपल, पहला पॉइंट तो मैं ये पकड़ूंगा, सबसे पहला पॉइंट ये। अगर मैं इन पॉइंट को पकड़ता हूं तो इसको बोला जाता है पुल बैक या करेक्शन। या तो मैं पुल बैक पकड़ूंगा या फिर मैं पकड़ूंगा इस वाले पॉइंट को, ये, और ये कहलाता है ब्रेकआउट। ऑब्वियस सी बात है, या तो मैं ब्रेकआउट पकड़ूंगा या तो मैं पुल बैक पकड़ूंगा। इसके अलावा और कुछ तुम पे तो मैं दिमाग ही नहीं लगा सकता। आप ट्रेंड में और बताओ और कहां आप बाइंग कर सकते हो? कोई और कोई रास्ता दिख रहा है या और कोई एरिया दिख रहा है जहां आप एंट्री बनाओगे? नहीं है। अल्टीमेटली या तो आप पुल बैक पकड़ रहे होते हो या तो आप ब्रेकआउट पकड़ रहे होते हो। कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं कि सर हम यहाँ तो ये तो हम तो प्राइस एक्शन वाइज ये ट्रेंड लाइन पकड़ेंगे, तो यहां पे भी तो अल्टीमेटली आप ब्रेकआउट ही पकड़ रहे हो ना। मान लो यहां से ट्रेंड लाइन लगा के आप बैठे तो भी आप ब्रेकआउट ही पकड़ोगे। तो अल्टीमेटली आप एक चीज समझ जाओ, या तो आप पुल बैक पकड़ रहे होते हो या तो आप ब्रेकआउट पकड़ रहे होते हो, ठीक है। अब पुल बैक को डील कैसे करना है, ब्रेकआउट्स को कैसे डील करना है वो समझो। सबसे पहले हम पुल बैक की बात करते हैं। पुल बैक, अगर मैंने कोई भी आपको पुल बैक स्ट्रेटेजी सिखाई तो उस पर एंट्री यही करनी है जो मैं बता रहा हूं आज, ठीक है। देखो सिंपल है,
मान लेते हैं चार्ट अप ट्रेंड में है और चार्ट इस तरीके से हायर हाई लगाने के बाद दिस वुड बी अ हायर हाई, एक हायर लो लगाने आ रहा है। अब यहाँ पे कोई एक रैंडम मूविंग एवरेज है, हम लोग पढ़ चुके हैं मूविंग एवरेज क्या होता है, ठीक है, और हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल भी करना सीख चुके हैं कि किस किस तरीके से मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम मूविंग एवरेज अपन ने लगाया और इस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से इस पे टच होने के बाद आपका जो शेयर है वो कहां चला जाए, स्टॉक ऊपर चला जाए। तो अगर मैं यहां पे इस एरिया में अपनी बाइंग को प्लान करना चाहूंगा, इस एरिया में अगर मैं अपनी बाइंग प्लान करूंगा तो क्या मैं इसको पुल बैक एंट्री बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। मैंने एक रैंडम ईएमआई लगाया या मूविंग एवरेज लगाया अप ट्रेंड में, मैंने कहा यार यहीं से ये रिवर्स होना चाहिए, तो यहां पे मुझे बाइंग करनी है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं देख के यहां पे बाइंग कर पाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे? वो है, समझना, आपने मुझसे कैंडल स्टिक का सेशन पढ़ा था, याद है? और कैंडल स्टिक में मैंने आपको एक बहुत ही यूनिक चीज पढ़ाई थी, नंबर ऑफ कैंडल्स कम कर दी थी हमने, और हमने ये भी पढ़ा था कौन सी कैंडल कहां बनती है, और आप लोगों ने बैक टेस्ट भी किया था और नेक्स्ट डे मुझे ये भी बोला था सर 10 में से 10 बार वो कैंडल मिलती है जो आपने बताई थी, याद आया? हमने पढ़ा था अगर कहीं से भी गाड़ी मुड़ेगी यानी चार्ट पे रिवर्सल आएगा तो वो हमेशा कौन सी कैंडल से दिखता है, या तो डाइसी या तो पिन बार। और वही चीज तो है, क्या यहां से गाड़ी मुड़ नहीं रही, क्या ये एक रिवर्सल नहीं है? और अगर यहां पे रिवर्सल है तो क्या हम यहां पे डाइसी पिन बार पे एंट्री नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब भी आपको पुल बैक पकड़ना होता है तो आप क्या करते हो, जो भी स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हो उसके रिपल टाइम फ्रेम पे जाके वहां पे आप दो चीजें देखोगे, या तो आप देखोगे अपनी डाइसी कैंडल या तो आप देखोगे वहां पे पिन बार कैंडल, ठीक है? अब मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल डाइसी बन गई या फिर एक पिन बार बन गई, ये दोनों कैंडल बन गई, ठीक है? अब इन कैंडलों के बनने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपको इनके हाई के ऊपर किसी भी कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना होता है, याद है? आई होप आप लोगों को याद हो, हमने ये पढ़ रखा है, ये कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई है तो हम यहां पे क्या प्लान कर सकते हैं, हमारी एंट्री। क्या प्लान कर सकते हैं? एंट्री। और इसी केस में हम हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस पिन बार या डाइसी के नीचे रख देंगे। ये है एंट्री करने का तरीका। किस पे? अगर आप पुल बैक पकड़ना चाह रहे हो, कोई भी पुल बैक पकड़ना है तो वहां पे क्या करना है, जो भी स्ट्रेटेजी अपना रहे हो उसके रिपल टाइम फ्रेम पे जाना है, यानी एक टाइम फ्रेम नीचे जाना है, वहां पे पिन बार या डाइसी देखनी है, पिन बार डाइसी के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे देगा वहां पे कर लेना एंट्री, पिन बार डाइसी के नीचे का रख लेना है स्टॉप लॉस। और यही तरीका है रिवर्सल्स को पकड़ने का गाइस, है ना? ये बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है? तो ये होता है हमारा पुल बैक स्ट्रैटेजी पे एंट्री करने का तरीका। इसके बाद जो सेकंड तरीका है वो है ब्रेकआउट्स, ब्रेकआउट, ठीक है? अब फॉर एन एग्जांपल यहां पे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है एंड आपका जो चार्ट है वो आ रहा है इस तरीके से, इस रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। एक तो ये इस तरीके से अप्रोच किया या फिर इस तरीके से अप्रोच करेगा। अब इसको मैं समझाता हूं, एक्चुअली मैंने ड्रॉ क्या किया है। ब्रेकआउट का मतलब होता है तोड़ना, है ना? ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? तोड़ना। अब तोड़ने का मेरे को एक यूनिवर्सल लॉ समझ में आता है, किसी भी चीज को अगर मुझे तोड़ना है ना तो उसके दो प्रोसेस हैं गाइस। फॉर एन एग्जांपल मुझे इस मार्कर को तोड़ना है तो दो प्रोसेस है, या तो ये एक बार में टूट जाएगा या तो ये बार बार ट्राई करने के बाद टूटेगा। सेम अगर फॉर एन एग्जांपल मुझे ये स्मार्ट बोर्ड तोड़ना है तो या तो ये एक बार में टूट जाएगा या तो ये बार बार ट्राई करने के बाद टूटेगा। या कोई भी चीज ले लो, क्या ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता? किसी भी चीज को तोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक बार में या तो बार बार ट्रायल होने के करने के बाद। सेम ऐसा ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी होता है, और ये चीज मैंने बहुत समय बाद फिगर आउट करी। आप में से ना जाने कितने लोग ट्रेडिंग करते ही है ना? और आप लोग क्या करते हो कि ब्रेकआउट है ना उसको एज अ ब्रेकआउट ही डील कर रहे हो। ब्रेकआउट में भी आप लोगों ने बाइफर्केशन नहीं किया, मैंने भी नहीं किया था। मैं क्या करता था मैं बताऊं ना, जैसे मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की, ये टूटेगा तो मैं बैठूंगा, ऐसा ऐसा मिला तो मैं ब्रेकआउट पे एंट्री करता था,
एंट्री करते ही वो पहले मेरे को उतार देता था, पहले मेरा एसएल खाता था, फिर भाग जाता था, जो कि आप लोगों के साथ भी होता है ना। या फिर अगर मैं सोचता था कि यार चलो इस बार मैं एंट्री अभी नहीं करता हूं, जब नीचे आएगा तब पकड़ लूंगा, तो वो नीचे ही नहीं आता था, वो भाग ही जाता था, तो मेरे को एंट्री नहीं मिलती थी। जब मेरे साथ ये बार बार होने लगा, फिर मैंने एक चीज रियलाइज करी, यार इनके अंदर एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर क्या है कि ब्रेकआउट भी दो तरीके से आते हैं, या तो एक बार में ब्रेकआउट आ जाता है, या तो बार बार ट्राई करने के बाद ब्रेकआउट आ रहा है। और इन्हीं को डील करने का तरीका मैंने पहले एक अपना रखा था, जिसकी वजह से मैं मात खा रहा था मार्केट में। फिर जैसे ही मैंने इन दोनों को अलग अलग किया, इन दोनों को अलग अलग तरीके से डील करना चालू किया, मैंने इसका क्रैक कर लिया, वहां मेरे को मिल गया इसका सॉल्यूशन। तो इनको अपन रीड करते हैं, इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट का केस नंबर 1, और इसको अपन देंगे केस नंबर 2। ठीक है, दोनों को अलग तरीके से डील किया जाता है, और दोनों के जो तरीके हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रेकआउट 1, अगर हमें ब्रेकआउट जो एक बार में आ जाता है उसको डील करना है तो कैसे करना है, समझो। व्हाट यू नीड टू डू, फॉर एन एग्जांपल एक रेजिस्टेंस है, आपका जो चार्ट है वो इस रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, ये अब इसने एक बार में तोड़ दिया। ठीक है, अच्छा हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार में ब्रेकआउट आ जाता है जिसका भी, या कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो एक बार में टूट जाते हैं, कभी भी चलती गाड़ी में नहीं बैठना है। ब्रेकआउट आ रहा है, आने दो, आप ब्रेकआउट के आते ही कभी भी एंट्री नहीं करेंगे, है ना। आपने मेरे से जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़े थे तब मैंने आपको दया का एक एग्जांपल बताया था, है ना। दया क्या करता है, दया गेट तोड़ता है, दया ने गेट को स्ट्राइक किया, गेट नहीं टूटा, है ना। दया ने एक और बार स्ट्राइक किया, गेट नहीं टूटा, बट गेट हर बार स्ट्राइक करने पे क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो एक चीज समझो, दया को गेट तोड़ने में कुछ तो ताकत लग रही होगी, है ना। अब यहां पे एक चीज समझना, क्या हो रहा है बेसिकली, स्टॉक इस पॉइंट से भागना चालू कर रहा है, जो ए पॉइंट है, यहां से नहीं भागा स्टॉक, स्टॉक में आई है तेजी यहां से। अब दया भागते भागते इस गेट तक आ गया, इस रेजिस्टेंस तक आ गया स्टॉक। ठीक है, अब दया के पास दो रास्ते हैं, भाई दया एग्जॉस्ट तो हो चुका है, देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि नीचे से भागता हुआ आ रहा है स्टॉक। अब यहां पे दो रास्ते हैं, या तो क्या होगा, या तो दया डिसाइड कर ले कि पहले तोड़ देता हूं फिर आराम करूंगा, केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है, या तो पहले आराम कर लेता हूं फिर तोड़ूंगा, है ना। ये होता है केस नंबर 2, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो केस नंबर 1 क्या है कि दया यहां से आया, बट उसने जो एनर्जी थी उसको तोड़ने में लगा दिया। अब अगर इसने गेट तोड़ने में एनर्जी लगा दी, इसका मतलब दया के पास फर्दर ऊपर जाने की एनर्जी नहीं है, उसको आराम करने की रिक्वायरमेंट है। तो आराम करने स्टॉक क्या करता है, वापस से नीचे की तरफ आता है। और ये हम रोल रिवर्सल पढ़ चुके हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो ब्रेक होने के बाद क्या कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, सपोर्ट में। तो ये जो है रेजिस्टेंस जो था, अब ये बन चुका है हमारे लिए सपोर्ट। तो यहां पे आप देखेंगे, ये जब सपोर्ट में आएगा तो सपोर्ट से हम एक्सपेक्ट करेंगे ये वापस से कहां चला जाए, ऊपर। क्यों, क्योंकि दया को जो आराम कर रहा था दया ने कर लिया, एनर्जी रिस्टोर कर लिया बायर्स ने, अब शेयर को कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो हमारे लिए यहां पे एक एंट्री पॉइंट बन सकता है ये वाला, इस एंट्री पॉइंट को मैं नाम दूंगा ए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम डील ब्रेकआउट कर रहे हैं, किसको डील कर रहे हैं, ब्रेकआउट को, बट डील करने का तरीका पुल बैक वाला अपनाएंगे। क्यों, क्योंकि जब एक बार में ब्रेकआउट आता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं चार्ट नीचे आके वापस ऊपर जाए। तो अगर हम ए पॉइंट पे एंट्री करना चाह रहे हैं तो क्या ये एक पुल बैक नहीं है, बिल्कुल है। और पुल बैक को अभी डील करना, मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया कि पुल बैक को कैसे डील करते हैं, बहुत सिंपल है। यहां पे आप क्या करोगे, बाइंग करनी है तो डाइसी या पिन बार बनने दो, उसके ऊपर क्लोजिंग आने दो, क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री कर लो, और डाइसी पिन बार के नीचे का स्टॉप लॉस रख लो। ठीक है, तो यहां पे सेम वही हम करने वाले हैं कि ए पॉइंट पे आएगा तो हम यहाँ डाइसी पिन बार बनने का वेट करेंगे, और उसके ऊपर क्लोजिंग पे एंट्री, उसके नीचे का ऐसे। अच्छा, ये तो एंट्री पॉइंट ए है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है। यूट्यूब या बाकी प्लेटफॉर्म पे भी लोग जो ट्रेडर्स वीडियो बनाते हैं वो इसके बारे में शेयर करते हैं। बट इसके अलावा भी एक और पॉइंट है, जो अगर ए पॉइंट पे एंट्री नहीं मिलती है तो हो सकता है आपको बी पॉइंट पे एंट्री मिले। और वो बी पॉइंट कैसे निकलता है वो समझो। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने एक लेवल मार्क करना है। कौन सा लेवल, ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये जो रेजिस्टेंस था,
रेजिस्टेंस के टूटने से पहले आपको देखना है एक स्विंग का हाई, जैसे ये रहा, ये वाला है, ठीक है। इस स्विंग के हाई से आपको ड्रॉ कर लेना है एक सपोर्ट, क्योंकि ये जो स्विंग का हाई है ये पहले एक एज अ रेजिस्टेंस काम किया, ब्रेक होने के बाद कैसा काम करेगा, एज अ सपोर्ट काम करेगा। अब व्हाट वी विल एक्सपेक्ट कि अगर ए पे एंट्री पॉइंट नहीं मिल रही है तो हो सकता है हमें बी पे एंट्री पॉइंट मिल जाए। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे लिए एंट्री पॉइंट बी। अगर बी के भी नीचे आ गया तो समझ जाओ कि फेक ब्रेकआउट था, है ना। बी के भी अगर चार्ट नीचे आ जाता है तो समझ जाएंगे कि फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर किसी भी चीज का ब्रेकआउट पकड़ना चाह रहे हो चार्ट पे तो हमेशा पुल बैक का इंतजार करना है अगर एक बार में ब्रेकआउट आ रहा है। अब पुल बैक कहां से आ सकता है, 2 पॉइंट बताए मैंने, एक जो रेजिस्टेंस टूटा वो सपोर्ट बन जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस टूटने से पहले जो स्विंग का हाई है वहां से आप एक सपोर्ट पॉइंट ड्रॉ करो जो कि रोल रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, क्योंकि वो पहले एक रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बनाए। या तो ए पॉइंट से रिवर्सल आएगा या तो बी पॉइंट से रिवर्सल आएगा, और रिवर्सल जो आएगा वो कैसे पकड़ोगे, वही पुल बैक वाले पॉइंट से। एंट्री पॉइंट वही रहेगा, यहां पे बननी चाहिए ए या बी पे, जहां आपको डाइसी पिन बार मिल जाए उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, एंट्री कर लेना, उसके नीचे का क्या रख लेंगे, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कितने, 2 तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर। वापस से एक बार फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन कर लेते हैं। हमने समझा कि हम जब भी टाइम फ्रेम को लेकर डिसाइड करेंगे तो हम 3 टाइम फ्रेम पे मेहनत करने वाले हैं। टाइट वो टाइम फ्रेम होता है जिसका हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, वेव वो टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, और रिपल वो टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम एंट्री करते हैं। फिर हमने एक चीज समझी कि जो स्ट्रैटेजीज हैं वो दो कैटेगरी में बांटी गई हैं, या तो पुल बैक स्ट्रैटेजी होती है या तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होती है। तो हमने देखा अगर हमें किसी भी स्ट्रैटेजी, कोई भी पुल बैक स्ट्रैटेजी को अगर डील करना है तो जहां पे भी एंट्री बननी है वहां पे एंट्री का तरीका ये होगा, है ना। वहां पे क्या बनेगी, पिन बार आईसी, उसके ऊपर आनी चाहिए क्लोजिंग और उसके नीचे का रख लेंगे स्टॉप लॉस। फिर हमने ब्रेकआउट को डील किया तो हमने देखा ब्रेकआउट 2 तरीके से आता है, एक जो एक बार में आ जाता है, दूसरा जो कंसोलिडेट करने के बाद आता है, मार्केट को साइडवेज बनाने के बाद आता है। क्योंकि हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े कि कोई भी चीज एक बार में टूटती है या तो बार बार ट्राई करने के बाद टूटती है, ठीक है। तो जब एक बार में टूटती है तो उसको डील करने का मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को। अब आते हैं सेकंड, जो सबसे क्रूशियल है समझना और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, ब्रेकआउट 2। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखा ना, मेरे को तो बड़ा सीखने के बाद बड़ी हेल्प मिली है मेरी ट्रेडिंग में। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहां से आपका चार्ट आ रहा है, ये आया चार्ट, रेजिस्टेंस के पास ये कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद ये क्या हो गया, फट गया, ठीक है। अच्छा, अब इस ब्रेकआउट को डील करना मैंने सीखा है वाइकॉफ प्राइस एक्शन मेथड से। आप YouTube पे जाके पढ़ सकते हैं, वाइकॉफ एक थ्योरी है जो कि बहुत प्राइस एक्शन में कह सकते हैं बहुत इन डिटेल थ्योरी है ना। बट उसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम उसको क्लैरिटी लाने के लिए आपके पास साल भर से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो 3-4 महीने में क्लैरिटी देती है, मतलब उस पर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब मैं ब्रेकआउट के बीच में उलझ गया था ना, तो मैंने वाइकॉफ का सहारा लिया, और वाइकॉफ से मैंने ना क्राउड साइकोलॉजी समझी, और क्राउड साइकोलॉजी जब मैंने समझी ना तो मुझे मजा आ गया, मुझे ब्रेकआउट बहुत अच्छे तरीके से डील करना आ गए। अब यहां पे देखो हो क्या रहा है भाई, स्टॉक इस पॉइंट से भागना चालू किया, बायर्स ने यहां से ताकत लगाई। अब बायर्स ताकत लगाते लगाते इसको ऊपर ले आया और ऊपर आ गया एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो एरिया है जहां पे सेलर उनके ऊपर हावी हो सकते हैं, ठीक है। अब बायर्स को ये रेजिस्टेंस तोड़ना है, तो या तो वो क्या करें, एक बार में तोड़ दें, या तो फिर भाई तोड़ने के बाद आराम कर लें, ताकत इकट्ठी कर लें, या फिर तोड़ने से पहले वो ताकत इकट्ठी कर लें, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल है कि रेजिस्टेंस तोड़ने से पहले उन्होंने ताकत इकट्ठी करी और वो फट गए, और जब फटे तो ऐसे फटे कि उनको नीचे आने की जरूरत ही नहीं मिली, क्योंकि उनको आराम तो करना ही नहीं है, वो तो तोड़ने से पहले ही आराम कर चुके हैं, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करता हूं, जैसे ही ब्रेकआउट आता है ना वहां पे मैं क्या कर लेता हूं, एंट्री, एक सेकेंड, यहां पे ब्रेकआउट पे मैं कर लूंगा एंट्री, और तो और ये जो
कंसोलिडेशन है, इसके नीचे का रख लेता हूं मैं स्टॉप लॉस, और टारगेट एज पर आर स्ट्रैटेजी, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी बता रही है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें टारगेट रखेंगे। अब ये चीज मैंने कैसे डिसाइड करी कि इसमें पुल बैक नहीं आएगा? याद रखो, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ब्रेकआउट 1 बताया उसमें मैंने ये बोला कि उसमें पुल बैक आने के चांसेस हैं, बट इसमें पुल बैक आने के चांसेस नहीं है। यानी पुल बैक आएगा तो मैं पुल बैक पे एंट्री कर रहा हूं, यहां पुल बैक नहीं आएगा तो मैं ब्रेकआउट पे ही बैठ गया। इससे मैंने ब्रेकआउट को डील करने के तरीके बांट लिए, है ना। अब इस निर्णय पे मैं कैसे आया उसकी कहानी समझते हैं, है ना। उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करी थी, उसके बाद मेरे को भी टाइम लगा, 3 से 6 महीने लगे इस चीज को फिगर आउट करने में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, क्राउड साइकोलॉजी समझते हैं पहले तो, है ना। इंस्टीट्यूशनल जितने भी प्लेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी, और वो स्मार्ट पैसों से भी है और दिमाग से भी है, दोनों तरीके से वो स्मार्ट है ना, क्योंकि उनके पास कह सकते हैं वर्कफोर्स ज्यादा है, एजुकेटेड लोग है। यहाँ पे हम एज अ सिंगल रिटेलर हमारा जो दायरा होता है वो छोटा होता है, इंस्टीट्यूशनल का दायरा बड़ा है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, है ना। उनके पास बेसिकली डेटा जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का अवेलेबल होता है, वो हर एक चीज पे ट्रैकिंग रखते हैं जो कि हम एज अ इंडिविजुअल नहीं रख पाते। प्लस अब मुझे एक चीज बताओ, स्मार्ट मनी को स्मार्ट बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल को स्मार्ट मनी बोलते हैं, है ना। क्या वो इतने स्मार्ट नहीं है कि उनको ये नहीं पता होगा कि आप मुझसे या दुनिया के किसी भी ट्रेडर से या किसी भी यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग किस तरीके से सीख रहे हो? बिल्कुल पता होगा, क्योंकि वो इतने तो स्मार्ट हैं यार, है ना। अच्छा, क्या उनको नहीं पता होगा कि आप लोग ने ट्रेंड लाइन कैसे बनाना सीखा है? क्या आपको नहीं पता होगा कि आप कौन सी कैंडल पे क्या साइकोलॉजी लेके बैठते हो? बिल्कुल पता है, और वो लोग इसी चीज का फायदा उठा के पैसे बनाते हैं। लिटरली वो लोग क्या करते हैं, क्राउड साइकोलॉजी को रीड करते हैं, ये देखते हैं कि मास लेवल पे लोगों को क्या दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टॉक्स की कोई भी रैली आती है या चार्ट पे कोई भी बड़ा मूवमेंट आता है ना, ये मूवमेंट आता है एफआईआई और डीआईआई की वजह से, यानी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की वजह से। रिटेलर की वजह से कभी कोई रैली नहीं आती। बड़ा पैसा एफआईआई डीआईआई लगाते हैं और कोई भी रैली इनकी वजह से आती है। मतलब ये जो ट्रेन चलती है ना, ये एफआईआई डीआईआई की है। हम तो रिटेलर वो होते हैं जो बिना टिकट के इस ट्रेन में कभी कभी चढ़ जाते हैं। वो भी रिटेलर कौन से चढ़ते हैं? मैंने रिटेलर को भी 2 कैटेगरी में बांट रखा है, एक होता है डम रिटेलर और एक होता है स्मार्ट रिटेलर। डम रिटेलर कौन? जो एडवाइजरी की टिपों पे काम कर रहा है, जिनको कोई फंडामेंटल कोई टेक्निकल नहीं आता, बस भाव देख के बाय सेल करते हैं, ये नए नए ट्रेडर, ये सब डम रिटेलर है। स्मार्ट रिटेलर कौन? जो 10 तरह की चीजें देखने के बाद डिसीजन लेता है कि मुझे यहाँ पे बाय करना है कि सेल करना है। रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट जैसी चीजों को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये जो रैली आती है, ये जो ट्रेन चलती है, इसमें कभी कभी स्मार्ट रिटेलर कुछ हिस्सा लेके बाहर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्राउड साइकोलॉजी की बात करते हैं, उसमें आएगा मजा। आप में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते ही है ना, तो याद करो आप लोगों का सबसे बड़ा लॉस ट्रेडिंग में, जो आपने सबसे बड़ा लॉस किया है ना, वो याद करो। मैं बता रहा हूं, आपने सबसे बड़ा जो लॉस किया ना, वो किया है होल्ड करके। आपने अननेसेसरी उस पोजीशन को होल्ड कर लिया, इसीलिए वो लॉस इतना बड़ा हो गया था। सही है ये बात? सही है कि नहीं? लिख के बता दो। जो भी बड़ा लॉस होता है वो होल्डिंग की वजह से होता है गाइस। यस, देखो कितने लोग बोल रहे हैं यस यस। आई नो इट गाइस, आई नो इट। एक समय पे हम भी यही गलती करते थे। देखो क्या होता है बेसिकली, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एक पैन लो, चाय बनाने वाला पैन होता है ना, वो पैन लो, ठीक है, और उसमें खौलता हुआ पानी ले लो, बिल्कुल खौलता हुआ, और एक मेंढक लो। जब आप उस मेंढक को उस पैन के अंदर डालोगे ना खौलते हुए पानी में, तो वो क्या करेगा? वो इंस्टेंटली जंप मार देगा। क्यों? क्योंकि उसको इंस्टेंटली हीट महसूस होगी। तो वो अपने बचाव के लिए क्या करेगा? पानी से फटाक से कूद के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका अपनाते हैं एफआईआई डीआईआई हमारे साथ, जब भी उन्हें हमें किसी पोजीशन से बाहर करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आप खुद ही समझ जाओगे। फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई पोजीशन बनाई और आपका टारगेट था 4000 का, आपके पोजीशन बनाते ही 6 या 7000 का प्रॉफिट दिख रहा है, आप लोग पहली फुर्सत में क्या करोगे? बाहर हो जाओगे। एक और एग्जांपल बताता हूं।
ये आपने कोई पोजीशन बनाई, उस पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस था 5,000 का, पोजीशन बनाते ही 8,000 का लॉस दिखा रहा है, आप लोग पहली फुर्सत में क्या करोगे? बाहर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि एक बड़ी कैंडल आने से चार्ट पर, चाहे वो कैंडल आपके प्रॉफिट के लिए हो चाहे लॉस के लिए हो, उस कैंडल की वजह से आपकी साइकोलॉजी में चेंज आता है, और साइकोलॉजी में आती है पैनिक, आपके नेचर में आता है पैनिक, और आप पैनिक में रहते हो, उसको क्या कर देते हो? कट। बेसिकली आपको क्या किया? गर्म पानी में बिठा दिया उन्होंने, और आपने एक्शन का रिएक्शन देते हुए पोजीशन से खाली कर देना खुद को। फिर एक चीज है, ये जो बड़ा लॉस है, ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने इस बार तरीका अपना अलग अपनाया था। भाई घोड़ा घास पे जिंदा रहता है, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर रिटेलर्स पे जिंदा रहते हैं। जब तक रिटेलर लॉस करता रहेगा तब तक ये जिंदा रहेंगे। कोई भी रैली जो आती है ना, वो पता है कब तक चलती है? जब तक रिटेलर को लगता है कि बस अब यहीं से गिरेगा, यहीं से गिरेगा। जब रिटेलर को ये यकीन हो जाता है कि बस अब यहां से तो भाई नीचे गिर ही नहीं रहा, ये ऊपर जाएगा, वहीं से मार्केट रिबाउंड मारता है। बेसिकली इंस्टीट्यूशनल्स रिटेलर पे जिंदा है। और ये कैसे, बड़ा लॉस जो होता है वो कैसे होता है? क्या करते हैं ये लोग? इस केस में एक पैन लेते हैं चाय बनाने वाला, उसमें नॉर्मल पानी लेते हैं, और फिर उसको उसमें आपको बिठा देते हैं, फिर गैस चालू करके फिर आपको गैस के ऊपर रखते हैं। आपको महसूस ही नहीं होता, क्योंकि आप तो रूम टेम्परेचर एंजॉय कर रहे हो। कुछ समय बाद मेंढक जो है पानी के साथ जिंदा उबल जाता है। इस केस में मेंढक बाहर ही नहीं कूदा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पैनिक जैसी सिचुएशन आई नहीं, देखी नहीं उसने। और मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से को रिलेट करके बताता हूं। फॉर एन एग्जांपल, आप लोगों ने एक पोजीशन बनाई, पोजीशन बनाते ही वो प्रॉफिट में चली गई। फॉर एन एग्जांपल, 1,000 रुपए के प्रॉफिट में चल रही है। अब कोई पोजीशन बनाते ही अगर प्रॉफिट में जाती है, तो पता है इंसान की साइकोलॉजी सबसे पहले क्या हिट होती है? अरे यार ट्रेड बढ़िया था, बढ़िया, लेते ही प्रॉफिट में दिख गया। फिर वो 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा के आता है नीचे, कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, कोई पैनिक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई लेते ही प्रॉफिट दिखा दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट ही आया। फिर वो वहां से चलता है 500 रुपए और। अब यहां पे आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि लेते ही 1,000 रुपए दिखा दिया था, फिर ज्यादा नीचे नहीं गया, कॉस्ट टू कॉस्ट आया, और अब वापस से चलना चालू हो गया। यहां पे मैं कह रहा हूं 99% जो ट्रेडर्स है वो ये बोलते हैं इस बार तो चल जाएगा। फिर वहीं से 500 रुपए का प्रॉफिट दिखा के वो आता है 500 रुपए के लॉस में। बट अभी तक आप पैनिक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कोई मेजर लॉस तो हो ही नहीं रहा है। 500 रुपए का 1,000 रुपए का तो प्रॉफिट दिखाने के बाद जितना इंसान प्रॉफिट देख लेता है ना, उसके डबल लॉस देख लेता है ट्रेड में। अभी तो यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट देखने के बाद सिर्फ 500 का लॉस दिख रहा है। फिर वो 500 का जो लॉस है ना, फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है। फिर आप खुश हो जाते हो कि यार ये तो ज्यादा नीचे गया ही नहीं। मैं कह रहा हूं 99% ट्रेडर यहां पे खुश हो जाएंगे कि अब तो चल ही जाएगा, नीचे तो गया ही नहीं। फिर वहां से आपका शेयर टिप मारता है 1,500 रुपए के लॉस में। अब आप क्या कहते हो? यार ये तो चल ही नहीं रहा। पहली बार जब लिया था तो 1,000 रुपए से पलट गया, फिर 500 रुपए चला, और अब तो 1,000-1,500 रुपए नुकसान दिखा रहा है। आप क्या करते हो? यार इस बार कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा ना तो निकाल दूंगा मैं। फिर वो आता है लॉस रिकवरी करके 500 रुपए के नुकसान में। अब आप उम्मीद करते हो कि यार ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, बट फिर वो वहीं से गिरता है और अब आपको दिखाएगा 2,000 का नुकसान। अब आप क्या डिसाइड करोगे पता है? यार इस बार 500 रुपए का लॉस दिखाएगा तो भी निकल जाऊंगा, बट अब वो आपको मौका नहीं देगा। अब वो जो लॉस है 2,000 का धीरे धीरे करके होगा 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5, 5.5, 6, 10, 15, 20, 30, और आप उस पोजीशन को 99% लेके बैठे रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके चार्ट पर जो लॉसेस बढ़ रहे हैं वो इतना ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना कि आपके दिमाग में पैनिक आ ही नहीं रहा, पैनिक इमोशन ही नहीं क्रिएट हो रहा दिमाग। और इसी कारण आप लोगों ने सबसे बड़े लॉसेस बुक किए। अब ये बता दो सच है कि नहीं? ऐसे जितने कितने लोगों के साथ हुआ है? और बाप रे, यस की लाइन लग गई है। आई नो इट गाइस, 99% ट्रेडर्स को इसी तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। दैट्स वाई। अच्छा, अब एक सवाल, रियलिटी। अरे वाह यार, मजा आ गया इतने सारे यस देख के, मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ
आप लोग अभी कॉमन पूल में हो, आपको उठा के 5% में लेके आना मुझे। चलो अब एक चीज समझो, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आप लोगों ने मेरे से टेक्निकल एनालिसिस सीखा है ना, तो एक सिंपल सा सवाल का जवाब दे दो, ठीक है। मान लेते हैं कोई शेयर है, फिर मैं आगे की बात करूंगा। मान लेते हैं कोई शेयर इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है। यहां पे उसने बनाया डबल बॉटम, ठीक है। डबल बॉटम का यहां पे आ गया है ब्रेकआउट। तो सबसे पहले डबल बॉटम क्या बोलता है, प्राइस कहां जानी चाहिए, ऊपर। डबल बॉटम का ब्रेकआउट कंफर्म करता है प्राइस कहां जानी चाहिए, ऊपर। अच्छा, अब यहां पे बेसिकली इस समय जब ये डबल बॉटम बना, तब मैं कह रहा हूं आरएसआई की वैल्यू थी 30 और आरएसआई में बन रहा था डाइवर्जेंस। अब आरएसआई की वैल्यू 30 के बाद डाइवर्जेंस भी बन गया और उसके बाद पॉजिटिव क्रॉसओवर आ गया। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, प्राइस कहां जानी चाहिए, ऊपर। फिर आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगा के यहां से एक ट्रेंड लाइन बनाई, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, तो ट्रेंड लाइन टीएलबीओ बोलता हूं मैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया, तो ये भी क्या बोल रहा है, कहां जाएगा प्राइस, ऊपर। तो इतनी सारी चीजें देख के यहां पे स्मार्ट रिटेलर्स क्या कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। यहां पे उन्होंने क्या कर ली, एंट्री कर ली, ठीक है। अब ये जो स्मार्ट रिटेलर है, ये वो लोग हैं, है ना, जो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गए, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने यहां पे एंट्री कर ली, है ना। अब यहां से चार्ट ऊपर जाएगा, आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। यहां से हम एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये पीक पॉइंट है, यहां से हमने एक रेजिस्टेंस बनाया और जैसी चार्ट पे यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचते ही ये वाली कैंडल बन गई, ये कैंडल बनी। और इस समय मैं कह रहा हूं आरएसआई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 70। बताओ बीइंग अ ट्रेडर आप यहां पे क्या डिसीजन लोगे, फटाफट लिख के बताओ। क्या पोजीशन को कैरी करोगे या प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओगे? क्या सीखा है अभी तक आपने मेरे से, बताओ। मोहित कह रहा है सर मेरी तो कहानी सुना दी आपने। चलो बताओ फटाफट, क्या करोगे गाइस, एग्जिट। अंकुश कह रहा है एग्जिट करेंगे, महेंद्र कह रहे हैं एग्जिट, विवेक कह रहा है एग्जिट, पिंकेश कह रहा है प्रॉफिट बुक, प्रॉफिट बुक, प्रॉफिट बुक। सब लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ईशान आरएसआई का क्रॉसओवर भी आ गया। चलो सब कह रहे हैं, 99% लोग लिख रहे हैं कि सर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने इसका जवाब दिया क्योंकि आप लोगों ने यही पढ़ा है मुझसे, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझो, इतना सब समझा दिया ना। अब इसी को मैं उतार रहा हूं चार्ट पे, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका डाउन ट्रेंड है, सेम वही सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं बट चार्ट बड़ा करेंगे। यहां पे बना डबल बॉटम, डबल बॉटम का यहां पे आया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के लिए दूसरा कलर यूज करते हैं, ये आया ब्रेकआउट। यहां से हमने बनाई एक ट्रेंड लाइन, ये इस ट्रेंड लाइन का भी आया ब्रेकआउट। इस समय आरएसआई थी 30, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, आरएसआई पे मिला डाइवर्जेंस और यहां पे मिला डबल बॉटम और उसका भी ब्रेकआउट आ गया। ये बहुत सारे रीजन है हमें एज अ रिटेलर एंट्री कर देने के लिए। यहां पे मैं मानता हूं अल्टीमेटली रिटेलर्स इस जगह क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे, कर ली। अब ये जो रिटेलर हैं, ये वो लोग हैं जो एफआईआई डीआईआई की ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ गए। अब आप खुद ही सोचो, कोई गाड़ी है जिसमें 10 लोगों की सीटिंग है, अगर उस पर 20 लोग चढ़ जाएं तो गाड़ी का एवरेज नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल बिगड़ेगा। तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो रैली है ना, ये जो ट्रेन है, ये एफआईआई की है बट कुछ स्मार्ट रिटेलर यहां पे बिना टिकट के चढ़ गए। तो अब पहले उन रिटेलर्स को उतारा जाएगा। क्या किया जाएगा, उतारा जाएगा, क्योंकि पैसे कौन कमाता है, इंस्टीट्यूशनल, रिटेलर नहीं कमाता है। रिटेलर कमाता भी है तो वो इतने का, बस इतना सा हिस्सा कमा के बाहर हो जाता है। अब यहां से जो आपका शेयर है वो ऊपर जाना चालू करता है। भाई रिवॉर्ड तो रिटेलर को भी मिलते हैं, रिटेलर ने इतनी पढ़ाई करी तब जाके उसने यहां बाय किया और ये उसका रिवॉर्ड है। अब यहां पे ऊपर से मैं बोल रहा हूं एक आ रहा है अच्छा रेजिस्टेंस, यहां पे एक आ रहा है ये रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस पे आपने तो प्रॉफिट हो रहा है, आपका चार्ट चल रहा है बढ़िया। जैसे इस रेजिस्टेंस पे आया,
यहां पे बन गई है एक ये वाली कैंडल जो थोड़ी देर पहले बनी थी। अब मेरे को आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये कैंडल अगर बन जाएगी, मैं कह रहा हूं आउट ऑफ 100 60% लोग इस कैंडल पे क्या कर देंगे, एग्जिट। और ये है क्राउड साइकोलॉजी। नीचे से बाय किया है, रेजिस्टेंस आ गया है, रेजिस्टेंस पे एक रिवर्सल कैंडल है, इंडिकेटर बोल रहे होंगे कि भाई यहां से प्राइस कहां जाएगी, नीचे। ये कैंडल बोल रही है प्राइस कहां जानी चाहिए, नीचे। ऊपर से प्रेशर आ रहा है इस कैंडल पे, तो 60% लोग निकल गए। अब 40% लोग कौन से रह जाते हैं पता है? वो लोग रह जाते हैं जो ये बोलते हैं यार इस कैंडल के नीचे की क्लोजिंग तो आई नहीं। भाई पिन बार बन गई, पिन बार के नीचे क्लोजिंग आई क्या? नहीं आई, है ना। एक सेकंड गाइस, बस मैं देख लूं। हाँ, पिन बार के नीचे की तो क्लोजिंग आई नहीं है, तो फिर हम कैसे मान लेंगे प्राइस नीचे जाएगी? चलो ठीक है। अब जो 60% लोग निकल गए वो तो गाड़ी से उतर गए। अब जो जिद्दी लोग बचे हैं उनको उतारेंगे। पता है उनको कैसे उतारते हैं? साइकोलॉजी की मार देके, समय से मारते हैं उनको, समय से, टाइम से। कैसे मारेंगे? अगले दिन फिर मैं कह रहा हूं एक और कैंडल बन गई ऐसी, अगले दिन फिर ये बन गई कैंडल। अब क्या होता है, जब आप किसी पोजीशन को प्रॉफिट में होल्ड करते हो ना, और एक अच्छे खासे प्रॉफिट के बाद वो कंसोलिडेशन हो जाता है, यानी स्टॉक कहीं नहीं जाता है, और एक हद पे क्या होगा, रोज सुबह आपको ऊपर दिखाई देगी कैंडल और आपको एक उम्मीद जगाएगी कि भैया आज आ गया ब्रेकआउट, फटा, बट वो बंद कहां हो रही है? नीचे। मतलब आपको ऑप्टिमिस्टिक दिखाते हैं, है ना, पॉजिटिविटी दिखा के नेगेटिव में बंद कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी बहुत हैम्पर होना चालू हो जाएगी। और क्या होगा, तीसरे से चौथे दिन तक तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चौथे दिन के बाद मैं लिख के दे रहा हूं, आपके मन में अलग अलग थॉट्स आने चालू हो जाएंगे। आप बोलोगे यार रोज 15,000 का प्रॉफिट दिखाता है बट बंद 8,000 पे हो रहा है, क्यों ना मैं इसको 15,000 पे बेच दूं, कहीं जा नहीं रहा, ये मेरा समय खा रहा है। इस तरीके के थॉट आने लग जाते हैं मन में, और फिर और साइकोलॉजी खराब करने के लिए मैं कह रहा हूं एक कैंडल आ जाती है जो इन सब के नीचे क्लोजिंग देती है। अब तो मैं कह रहा हूं मैक्सिमम लोग क्या कर लेंगे इस पोजीशन से, एग्जिट। भाई अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है इस पोजीशन में बैठने का, क्योंकि जितना भी टेक्निकल सीखा है वो यही बोलता है कि अब ये समय आ चुका है इस पोजीशन से क्या होने का, बाहर होने का। और जैसे ही हम बाहर होंगे ट्रेन में से, वो सारे यात्री उतर गए जो बिना टिकट के थे, और फिर यहां से चार्ट चलना चालू होता है। अब मैं ये कह रहा हूं रिटेलर ने पैसे कमाए, बिल्कुल कमाए, रिटेलर ने स्मार्टनेस लगा के यहां से यहां तक के रैली कमा ली, बट मैं ये बोल रहा हूं रिटेलर ने पूरी रैली का 5 या 10% ही कमाया। असली रैली तो तब चालू होती है जब रिटेलर जहां सोचना बंद कर देता है वहां से। भाई आप कोई भी जरिया उठा के देख लो, कोर्सेज उठा के देख लो, यूट्यूब उठा के देख लो, बुक उठा के देख लो, हर एक बुक यही बोलती है आरएसआई की वैल्यू 70 जाए तो समझ जाओ कि बाइंग नहीं करनी है। और यहां पे ऐसा ही होगा, इस समय आरएसआई की वैल्यू 70 होती है और 70 के बाद फटता है शेयर, और आरएसआई 85 80 85 भाग जाती है। एंड इट हैपेंस, आप चार्ट पे ये देखोगे, कई बार दिखा दूंगा मैं आपको। और ये एक बहुत क्राउड साइकोलॉजी को समझा हुआ मैंने, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसा ही होता है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इस पे ध्यान दो। ये जो प्रोसेस है इसको मैं बोलता हूं शेक आउट। क्या बोलते हैं इसको? शेक आउट। शेक कर देना, पोजीशन शेक करके कमजोर लोगों को उतार देना। तो हमेशा याद रखना। अब आते मेन चीज पे कि अगर आप किसी भी इस तरीके के ब्रेकआउट को डील कर रहे हो, ये वाला, तो समझ जाना कि इट्स अ शेक आउट। ब्रेकआउट से पहले का क्या है ये? इट्स जस्ट अ शेक आउट। तो शेकआउट के बाद अगर कभी ब्रेकआउट मिलता है तो हमेशा उस पर एंट्री करनी है, और उसके नीचे का क्या लगाना है? स्टॉप लॉस। अब आप ये मत कंफ्यूज हो ना कि सर हमने यहां एंट्री कर दी है, यहां एंट्री करनी है। अरे वो तो सेटअप बताएगा भाई, मैं तो सिर्फ आपको एंट्री करने के तरीके बता रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा यहां एंट्री करेंगे अपन, है ना। मैं कह रहा हूं मैं जहां पे भी आपको एंट्री करना सिखा रहा हूं, तो वहां पे हो सकता है ब्रेकआउट एंट्री हो, तो हो सकता है एक बार में ब्रेकआउट आ जाए, या शेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट आए। तो अगर आप ये दोनों तरीके समझ गए हैं तो आप उसको डील अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये जो पूरी कहानी बताई, ये तो सिर्फ एज अ एग्जाम्पल बताई मैंने, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये डील करना भी समझ में आया होगा।
और इसको क्यों डील करते हैं उसके पीछे का बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। अब यही चीज मैं आपको एक जगह चार्ट पे लाइव बता देता हूँ, एंड देन वी कैन एंड आवर सेशन फॉर टुडे। जैसे मैंने चार्ट खोल रखा है, यहाँ पे LIC का चार्ट है। अब देखो मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक वो बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने पोजीशन भी बनाई थी। अब यहाँ पे देखो, ये आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। डाउन ट्रेंड में यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ट्रेंड लाइन की कलर चेंज करना पड़ेगा। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, प्लस यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन है, वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ से ये आया चार्ट नीचे, ऊपर गया, चार्ट नीचे आया, ऊपर गया। इट्स अ डबल बॉटम पैटर्न। यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ये जो दोनों बॉटम है ये आपस में बराबर है। यहाँ पे दीज बॉटम्स आर इक्वल लेवल। अरे कहाँ गया, ये रहा। ये जो बॉटम है ये बहुत एक दूसरे के इक्वल लेवल पे लगे हुए हैं ये दोनों बॉटम। अगर मैं यहाँ पे RSI लगाता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे प्योरली डाइवर्जेंस भी बना है। देखो इस वाले बॉटम से ये वाला बॉटम है, ये ऊपर लग रहा है, ये दोनों बॉटम बराबर लग रहे हैं। अब यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे आपके पास सारे रीजन है कि इस ब्रेकआउट को पकड़ना है। एज अ रिटेलर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे स्मार्ट लोग एंट्री कर लेंगे। अब जहां एंट्री करी उसके बाद जैसे ही चार्ट चला ऊपर, आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला। सही मार्क किया मैंने, ये एक एरिया दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है। अब जैसे यहां से फटा, आप उस रेजिस्टेंस एरिया पे कैंडल देखो सबसे पहले कौन सी बन रही है। सबसे पहली कैंडल क्या बोल रही है, प्राइस का जाना चाहिए नीचे। उसके बाद अगली कैंडल क्या बोल रही है, प्राइस का जाना चाहिए नीचे। उसकी अगली कैंडल क्या बोल रही है, प्राइस का जाना चाहिए नीचे। और अल्टीमेटली ये जो तीनों पिन बार बनी है इसके नीचे की क्लोजिंग भी आ गए। अब तो मैं कह रहा हूं आगे का चार्ट अगर नहीं पता है तो मैं कह रहा हूं 99% रिटेलर बोले कि भाई साहब ये तो नीचे आएगा, निकल जाओ। और साइकोलॉजिकली पता है कैसे वीक हो गए, यहां पे आपको दिखा रहा होगा 15,000 का प्रॉफिट, और जिस दिन यहां आ गया आप ये मान के चलो आपका 15,000 का प्रॉफिट रह जाएगा 10 या 11,000 का। एक मेजर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपका इरेज हो चुका होगा और आप घबरा के यहाँ पे एग्जिट कर लोगे। और जैसे रिटेलर एग्जिट करता है ना, मास लेवल पे जैसी पोजीशन खाली होती है, ट्रेन में से वो सब उतर गए। अब ट्रेन चलेगी FII DII की, और रिटेलर खुश हो गया कि उसने यहां से यहां तक की रैली पकड़ी। बट मैं वही बोल रहा हूं, रिटेलर सिर्फ 10% पकड़ पाता है एक्चुअल रैली का। ये है एक्चुअल रैली। यहां हम निकल गए, उसके बाद आई है असली रैली। तो और याद रखना, पता है ये रैली कब तक चलेगी, जब तक रिटेलर को लगेगा यार ये यहां से नहीं गिरा ना, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। एक समय ऐसा आएगा जब रिटेलर मान जाएगा कि यार ये नहीं गिरेगा, इसमें तो बाइंग ही करनी है, और फिर वो क्या होता है, वहां से गिरना शुरू होता है। ठीक है, आई होप आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया हो। आज हमने थोड़ा साइकोलॉजिकली भी बात करी है, साथ ही साथ हमने टाइड वेव रिपल में जो रिपल है उसको बहुत डिटेल में समझा है। एज अ रिपल टाइम फ्रेम हमें उसको कैसे डील करना है, आज उसके ऊपर मैंने सेशन लिया। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, कल मिलते हैं।